कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित सीट पर आज उपचुनाव में मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। सुबह धीमी रफ्तार से शुरू हुआ मतदान शाम को कुछ रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दिया। प्रदेश सरकार में मंत्री कमल रानी वरुण के कोविड के चलते निधन के बाद खाली हुई शहर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान हुआ। सुबह से धीमी गति से मतदान शुरू हुआ। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने के चलते मतदान देर से शुरू हो सका। दोपहर में मतदान का प्रतिशत अन्य सीटों से कम रहा, लेकिन मतदान खत्म होते तक ये 49.42% तक पहुंच गया। मतदान के दौरान कहीं भी कोई अप्रिय घटना या किसी प्रकार की हिंसा की कोई खबर नहीं मिली। वहीं वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम भेज दिया गया है। चुनाव के बांगरपुर में अगर बात की जाए तो चुनाव आज पूरी तरीके से शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। वहीं कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखी जहां पर लोगों ने कुछ देर के लिए चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके चलते बाद में आला अधिकारी मौके पर पहुंच के उस मामले को शांत कराया। आपको बता दें, उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा में सीट पर उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक वोटरों ने बूथ पर जाने में सुस्ती दिखाई। वहीं 10 बजे से मतदान बढ़ता गया और सूरज चढ़ते ही वोटर अपने घर से निकलकर बूथों पर पहुंचने लगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने बूथ संख्या 360 पर मतदान का बहिष्कार किया। सीडीओ डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने मतदाताओं को समस्या का निस्तारण कर आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद लोगों ने मतदान के लिए राजी हुए। आपको बता दें कि उन्नाव की अगर बात की जाए सुबह 7 बजे मतदान चालू हुआ और लोगों में एक जोश था वोट डालने को लेके। इसके बाद में अगर बात की जाए धीमे धीमे दिन ढलता गया और लोगों का जोश भी हल्का होता हुआ नजर आया। अगर बात की जाए लास्ट अगर वोटिंग की आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50% वोट पड़ा है बांगरमऊ विधानसभा में। अब ऐसे देखना होगा कि 10 तारीख को जीत का सहरा किसके सर बनता है। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में जिस तरीके से प्रत्याशियों ने अपने दमखम दिखाए, उसके बाद पारी आई वोटरों की, तो वोटरों ने भी अपना दमखम दिखाते हुए विकास और स्थानीय होने का अधिकार जताया और अपने मतों का प्रयोग किया। जौनपुर 367 मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के 6 बजे तक 56.65% मतदान हुआ, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने दी। इस मतदान में कुल 4 प्रमुख पार्टियों के साथ कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर कुल 3,65,013 मतदाता हैं, जिनमें 1,90,536 पुरुष हैं, जबकि 1,74,431 महिला वोटर्स हैं। फिलहाल 16 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। किसे जनता नकारती है और किसे ताज पहनाती है, ये आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा कि विकास या स्थानीय होने का क्या है फायदा। 5,000 पुलिसकर्मियों की निगरानी में सकुशल हुआ बुलंदशहर मतदान। कहीं चुनाव का बहिष्कार करते दिखे कॉलोनी वासी, तो वहीं व्यापारी भी दिखे नाराज, जिसका असर साफ बुलंदशहर वोटिंग परसेंटेज पर भी देखा गया। आपको बता दें, बुलंदशहर उपचुनाव में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 52.56% ही मतदान हुआ है, जबकि 2017 के वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वो 65% था, जो कि इस बार के वोटिंग परसेंट से कहीं ज़्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से कोरोना काल की भेंट चढ़ गया बुलंदशहर का उपचुनाव। तो वहीं 18 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पैक कराई जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाली 10 नवंबर को जनता की कसौटी पे कौन खरा उतरेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव सोम ने लव जिहाद को देश के लिए एक बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे शादी की जाती है और फिर उनकी या तो हत्या कर दी जाती है या उनको छोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है और नाम बदल कर उनको बहलाया फुसलाया जाता है, जो एक बड़ी समस्या बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव सोम ने एक बार फिर लव जिहाद को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इसे देश के लिए एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जो अपना नाम बदलकर राम श्याम और श्यामू करते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और भेष बदलकर लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं और उसके बाद उनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद या तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। इसे एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम सामाजिक संगठन भी इस पर एक कड़ा कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। लव जिहाद शब्द अपने आप में इस बात को परिभाषित करता है कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़की से शादी करता है तो इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, लेकिन कानूनी किताबों में
अभी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अंदर खाने ये बात उठ रही है कि इस पर सरकार कोई कानून बना सकती है। जहां एक तरफ लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट अपराधों को रोकने के लिए तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन आज की इस घटना ने उसके तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। ताजा मामला मोहनलालगंज के पूरनपुर गांव का है, जहां आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले बीडीसी व प्रॉपर्टी डीलर विजय रावत की गोली मारकर और गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी जाती है, जिससे इलाके में सनसनी फैल जाती है। आपको बता दें, आज मॉर्निंग वॉक पर निकले पूरनपुर के बीडीसी विजय प्रताप रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने स्कॉर्पियो सवारों पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत की बात कहती रही। परिवार के अनुसार बीडीसी रोज की तरह मंगलवार को भी आउटर रिंग रोड के पास टहलने निकला था। इस दौरान स्कॉर्पियो से आए हमलावरों ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों को आता देख भागने के प्रयास में स्कॉर्पियो पलट गई। एक हमलावर को इस दौरान ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं पर इस दौरान लोगों ने शव रखकर हंगामा किया और नारेबाजी की। पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को समझाया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच पड़ताल करी और उन्होंने कहा जल्द से जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। आज राजधानी लखनऊ में हुए गोलीकांड से एक बात तो साफ है कि अपराधियों के अंदर से पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आज दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या कर दी जाती है, अब देखने वाली ये बात ये होगी कि पुलिस मुक्त अभियुक्त को कब तक गिरफ्तार करती है और ऐसे कौन से दावे करती है जिससे कहीं न कहीं से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ पैदा हो। R9 टीवी के खबर का बड़ा असर हुआ है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पिछले दिनों हुए तबादले को निरस्त कर दिया है और खौफ के किए गए तबादले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। देहरादून में प्रमुख वन संरक्षक रहे जयराज ने सरकारी नियमावली को ताक पर रखकर अपने रिटायरमेंट से महीने भर पहले ताबड़तोड़ तबादले किए, जिसमें वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व के कई रेंज के रेंजर और वन कर्मियों से खाली कर दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि जो आदेश किए गए उसमें अधिकांश ने स्वेच्छा से तबादले का आवेदन किया और बड़ी आसानी से खौफ ने इस सभी के तबादले कर दिए, जबकि दीपावली से पहले वनों और उसके आसपास शिकारियों का गिरोह सक्रिय रहता है। ऐसे में बाघ सहित दुर्लभ वन्य जीवों पर खतरा मंडराने लगा। खौफ के रिटायर होते कैबिनेट मंत्री ने सभी तबादलों को नियमानुसार नहीं होने को लेकर रद्द करने का आदेश प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन को दिए। प्रमुख सचिव वन ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देश के बाद दोपहर बाद तत्काल निरस्त कर दिया सारे तबादलों को। वन महकमे में खौफ की ओर से किए गए तबादले को निरस्त करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रमुख सचिव वन ने सितंबर और अक्टूबर माह में किए गए खौफ के तबादले को निरस्त कर दिया गया है। इस मामले में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी जांच हरक सिंह रावत ने प्रमुख सचिव वन को दे दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक धार्मिक शिक्षण संस्थान में छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। साक्या बौद्ध मठ से 39 छात्रों को नेपाल भेजा गया है। छात्रों को नेपाल भेजने से पहले बाल आयोग की अध्यक्षा उषा नेगी ने छात्रों से मुलाकात की है। गौरतलब है कि मठ में पढ़ने वाले छात्रों ने घर वापस जाने की मांग की थी, जिसके बाद मठ में छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। वहीं बड़ी बात यह है कि मारपीट करने वाला आरोपी शिक्षक पहले ही सुसाइड कर चुका है। बाल आयोग की अध्यक्षा उषा नेगी ने मठ की गतिविधियों को लेकर डीएम देहरादून को जांच के आदेश किए हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौंपी जाएगी। साथ ही घर लौटने वाले छात्रों से वापस जाकर थोड़े समय बाद देहरादून लौटने की अपील भी की है। धार्मिक शिक्षण संस्थान में छात्रों के साथ मारपीट होना बड़ी बात है, जिसकी जांच के आदेश बाल आयोग की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में स्थिति अब तभी स्पष्ट हो पाएगी जब जांच पूरी होगी। राजधानी देहरादून के बेहाल पड़े ट्रैफिक को लेकर अधिकारी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब नया ट्रैफिक प्लान बनाने की तैयारी हो रही है। राजधानी देहरादून की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को देखते हुए अब पुलिस अधिकारी भी नई व्यवस्था को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम को देखते हुए राजधानी में कई वन वे व्यवस्था तो कहीं पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। यदि इसके बावजूद भी यातायात व्यवस्था बेहतर नहीं हुई तो राजधानी देहरादून में ऑड इवन व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने बताया कि राजधानी की यातायात व्यवस्था इन दिनों स्मार्ट सिटी के काम के चलते बदहाल हो रखी है। ऐसे में नया ट्रैफिक प्लान बनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। अब जल्द ही राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ऑड इवन पर भी विचार किया जा सकता है। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम के चलते लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर अधिकारी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो अब नए ट्रैफिक प्लान पर भी चर्चाएं होने लगी हैं।
मेरठ में दिन निकलते ही कोचिंग सेंटर संचालक की हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। बाइक सवार हमलावर कोचिंग सेंटर संचालक को गोली मारकर फरार हो गए, जिसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल मेरठ के थाना फलावदा क्षेत्र में कोचिंग सेंटर संचालक सोनू अपने कोचिंग की तरफ जा रहा था, तभी सुनसान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। सड़क पर काफी देर तक शव पड़ा रहा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो कोहराम मच गया। इलाके के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें लगा दी हैं, लेकिन सरेआम हत्या के बावजूद बदमाशों को अब तक कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिसके बाद अब साक्ष्यों के आधार पर छानबीन की जा रही है। वहीं मेरठ में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में रोष है। आए दिन हत्या, लूट, चोरी, अपहरण और रेप जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस घटना का खुलासा भी करती है, लेकिन कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हैं जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कोचिंग सेंटर संचालक की हत्या का कब तक खुलासा कर पाती है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचरों के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि एक बार ट्रांसफर का फायदा ले चुके शिक्षकों का विशेष परिस्थितियों के अलावा दोबारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ उन टीचरों का तबादला किया जाएगा जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर का लाभ महिलाओं को मिलेगा, इसके साथ ही दिव्यांगों को मिलेगा और साथ ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को भी विशेष परिस्थितियों में तबादले का लाभ मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक भी हटा दी। अब टीचर्स का एक से दूसरे जिले में तबादला करने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार ट्रांसफर का लाभ ले चुके टीचर्स का सामान्य परिस्थितियों में दोबारा तबादला नहीं किया जा सकता। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही दूसरी बार टीचर्स तबादले का लाभ ले सकते हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित टीचर्स का मेडिकल ग्राउंड पर दोबारा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा दिव्यांगों को भी विशेष परिस्थिति में ही तबादले का लाभ मिलेगा। साथ ही उन महिला टीचर्स का दोबारा ट्रांसफर किया जा सकता है जिन्होंने शादी से पहले तबादला करवाया था और अब जरूरत के आधार पर ससुराल या मायके वाले जिले में ट्रांसफर करवाना चाहती हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि बीच सत्र में ट्रांसफर न किया जाए, लेकिन इस साल इससे छूट की बात भी कोर्ट ने कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के इस फैसले से प्रदेश भर में 54,000 से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश भर के लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने इन तबादलों के लिए आवेदन किया था और वो लंबे अरसे से अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे और हाई कोर्ट से आज आए इस फैसले के बाद इन शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया। आगरा थाना सिकंदरा इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बाइक पर पीछे बैठी बुजुर्ग महिला ने बाइक चला रहे युवक के सर पर लोहे के हथौड़े से प्रहार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा थाना सिकंदरा के गुरुद्वारा के सामने देर रात 65 वर्षीय महिला ने युवक के सर पर हथौड़े से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया। महिला लिफ्ट लेकर उसकी बाइक पर बैठी थी। हमले के बाद उसने कहा कि यह लड़कियों को फेसबुक पर फंसाने की सजा है। इसके बाद उसने बैग से मिर्च पाउडर और छुरा निकाल कर कहा, अगर तूने भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। 10 मिनट बाद पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एक निजी अस्पताल पहुंचाया और महिला को हिरासत में ले लिया। मौके पर जमा भीड़ के सामने घायल युवक ने बताया कि उसका नाम देवेंद्र है और वो मथुरा का निवासी है और अस्पताल में एक कंपाउंडर के कार्य करता है। महिला ने उसे फोन कर बुलाया, इसलिए आ गया था। महिला ने पुलिस को बताया कि वह ग्वालियर की रहने वाली है। देवेंद्र ने उसकी परिचित कई लड़कियों से फेसबुक पर दोस्ती कर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। वह युवतियों के जज्बात से खेलता है, दोस्ती करता है, धोखे से बुलाता है और उनका शोषण करता है और उसके बाद उन्हें छोड़ देता है। 2 युवतियों ने उसे अपनी पीड़ा सुनाई तो उसने सबक सिखाने के लिए यह स्टेप लिया।
आरोपी बुजुर्ग महिला ग्वालियर की रहने वाली है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि आरोपी देवेंद्र कई महिलाओं को फेसबुक के जरिए फंसा चुका है, उनका शोषण कर चुका है और इसी को सबक सिखाने के लिए बुजुर्ग महिला ने स्टेप लिया और ग्वालियर से वो आगरा आई और आगरा आने के बाद उसने फ़ोन कर देवेंद्र को बुलाया और उसने लोहे से प्रहार कर देवेंद्र को घायल कर दिया। अब पुलिस ने बुजुर्ग महिला को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में लड़कियों पर ब्लेड से हमला कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आकाश सागर एक साइको किस्म का अपराधी है जो कुर्ती और जीन्स पहनी लड़कियों को अपना निशाना बना रहा था। मामला हापुड़ जनपद का है, जहां आकाश सागर नाम का ये आरोपी कोरियर कंपनी में काम करता था और घर घर होम डिलीवरी देने जाता था। कुछ दिन पहले होम डिलीवरी के दौरान उसकी बाइक किसी लड़की से टकरा गई थी, जिसके बाद लड़की ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोपी को थप्पड़ जड़ने वाली लड़की ने कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी। इस घटना के बाद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आकाश ने उस लड़की को तलाशा, लेकिन वह मिली नहीं। इसके बाद उसने कुर्ता और जीन्स पहनी हुई लड़कियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। एसपी ने बताया कि आकाश ने सोमवार सुबह मंदिर जा रही एक छात्रा पर ब्लेड से हमला किया और फरार हो गया। इसके बाद उसने दोबारा से एक महिला पर ब्लेड से हमला किया। हमले की शिकार दोनों ही लड़कियों ने कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी। दोनों पीड़ितों को यह मालूम नहीं था कि हमला करने वाले शख्स का क्या नाम है और उन पर क्यों ब्लेड से हमला किया गया। घटना के बाद शहर में दहशत फैल गई। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सड़क पर जा रही लड़कियों पर कौन और क्यों हमला कर रहा है। शुरुआत में हापुड़ पुलिस भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, जिसके बाद हापुड़ एसपी संजीव सुमन ने पुलिस की कई टीमें घटना का खुलासा करने के लिए लगाई थी। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी और सड़क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी आकाश सागर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सना ब्लेड, बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर पुलिस की बेरहमी का मामला सामने आया है। यहां फरियाद करने पहुंचे किसान को पुलिस ने पहले हवालात में बंद कर दिया, उसके बाद जमकर उसे पीटा। पिटाई के दौरान किसान की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल घटना थाना पुआया क्षेत्र के मुड़िया गांव की है। यहां रहने वाले शिवेंद्र सिंह व उनके बटाईदार जितेंद्र का रविवार शाम को गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसकी शिकायत लेकर वह कोतवाली पुआया पहुंचे थे। आरोप है कि वहां दबंग दरोगा अनिल ने पहले तो उसको हवालात में बंद कर दिया और उसके बाद में उससे 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। मना करने पर देर रात दरोगा ने उसे हवालात से निकालकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसके नाक से खून निकलने लगा। पिटाई के दौरान किसान की हालत बिगड़ गई, जिसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल फरियादी की बेरहमी से पिटाई के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जहां किसान की हालत गंभीर बनी हुई है, जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है, वहीं पूरे मामले में एसपी ने सीओ को जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जर्जर हो चुकी सड़कों के निर्माण को लेकर किसान यूनियन भानु गुट ने आज मगहर में महापंचायत लगाई थी। उनकी मांग थी कि 3 बजे अधिकारी पहुंचकर उनसे ज्ञापन लें और आश्वासन दें कि सड़क कब बनेगी, लेकिन जब 3 बजे अधिकारी नहीं पहुंचे तो गुस्से में आ गए। उन्होंने NH 28 को जाम कर दिया। आपको बता दें कि किसान यूनियन के भानु गुट ने करीब 10 दिन पहले जिलाधिकारी से शिकायत किया था कि मगहर क्षेत्र में बहुत सी सड़कें हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, जिन्हें सही किया जाना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 3 नवंबर को मगहर में महापंचायत लगाएंगे। और तय समय के अनुसार आज मगहर में महापंचायत लगाई गई थी और उनकी मांग थी कि अधिकारी 3 बजे तक पहुंचकर उनसे ज्ञापन लेकर आश्वासन दें कि आखिर सड़कें कब बनेंगी। लेकिन 3 बजे का वक्त गुजरने के बाद जब अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो किसान नेता गुस्से में आ गए और सैकड़ों नेताओं ने NH 28 मगहर चौकी के सामने जाम कर दिया। वहीं नेताओं ने करीब आधे घंटे तक NH 28 को जाम रखा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं हाईवे जाम की सूचना के करीब आधे घंटे बाद खलीलाबाद के नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। फिलहाल हाईवे जाम की सूचना के बाद नायब तहसीलदार मौके पहुंचे और उनके आश्वासन पर जाम को खत्म कर दिया गया है।
बाराबंकी में किसान ने दरोगा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए दरोगा ने डीएम कार्यालय के सामने आत्मदहन की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते किसान आत्मदहन नहीं कर सका। पुलिस ने आत्मदाह करने वाले किसान को हिरासत में ले लिया। बता दे, फरियाद नाम का पीड़ित किसान सत्थिक थाना क्षेत्र के मेथरी गांव का रहने वाला था। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी जांच के लिए शुरू हो गए। पीड़ित किसान का आरोप है जमीनी विवाद को लेकर दरोगा उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की पर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए पीड़ित किसान ने यह जानलेवा कदम उठाया। 29 तारीख को नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने के बाद आज मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र के ईदगाह मस्जिद में 4 युवकों द्वारा हनुमान पाठ करने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया है। अभी हाल ही में नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने के मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस घटना के चंद रोज ही हुए हैं कि अब गोवर्धन में 4 युवकों द्वारा बरसाना रोड स्थित ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। कस्बा गोवर्धन के ही रहने वाले 4 युवक सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर ईदगाह परिसर में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और चारों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि मथुरा हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ माहौल बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुओं के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर आज उस समय हंगामा मच गया जब यहाँ पर ब्रह्मकुंड पर खुदाई कर रही निर्माणदायी संस्था को यहाँ पर कुछ नई पैड़ियाँ मिली। इन पैड़ियों पर उर्दू और संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये क्या और कब लिखा गया है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर खुदाई के दौरान निकली प्राचीन पैड़ियाँ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन पैड़ियों पर प्राचीन दुर्लभ लिपि में कुछ लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर इन पैड़ियों की वीडियो वायरल होने के बाद जिस किसी ने भी ये सुना वो हर की पैड़ी पर इन नई पैड़ियों को देखने की तरफ दौड़ पड़ा। उधर श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने इन पैड़ियों की पहचान कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बुलाने की बात कही है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ मेले के तहत सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। मंगलवार सुबह हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। पुरानी पैड़ी की खुदाई के दौरान कुछ और भी पुरानी पैड़ियां निकल आईं, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर मिली पुरानी पैड़ियों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया सकता है कि ये कितनी साल पुरानी है। फिलहाल हर की पैड़ी की निर्माणदायी संस्था गंगा सभा ने पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराने का फैसला किया है।